Hello friends, welcome to Ayat classes. Today we are going to discuss the world since 1991. अपने लास्ट ईयर हमने देखा था कि 11th में हमने 1945 से तो 1991 इस पीरियड में इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या सारी चीज़ें चेंजेस हुई थी, जैसे कि कोल्ड वॉर, मेनली कोल्ड वॉर ईरा। देन दिस ईयर हम देखेंगे कि पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई इंटरनेशनल रिलेशन में। जैसे कि हमें पता है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वर्ल्ड दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, दो पावर ब्लॉक्स में तकसीम हो गया था। देन जब पोस्ट कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद जो लोग यूएसएसआर के सपोर्ट में थे और जो कंट्रीज़ यूएसएसआर के सपोर्ट में थी, वो कंट्रीज़ को जब राइट्स मिली, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़, ये राइट्स मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया। और आप बोल सकते हैं कि जिस कंडीशन में यूएसएसआर दो चार हो रहा था उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कि अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस को सही से टैकल नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से उसके जो प्रोविंस थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में नए नए स्टेट्स इमर्ज होकर आते हैं, जिनका बेसिक नेशनलिटी की एक नई आइडियोलॉजी भी देखने के लिए मिली, जैसे एथनिक नेशनलिज्म। एथनिक नेशनलिज्म उसे कहते हैं कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप, वैल्यूज़, देन कल्चर, इन सारी चीज़ों को बेस बनाकर एक नेशनलिटी वाली फीलिंग डेवलप करना। इस तरीके की नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमें पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में देखने के लिए मिलती है। देन जब ये नए नए स्टेट इमर्ज हो रहे थे उस वक्त, और इसी सेम टाइम पर यूएसएसआर अपने इंटरनल प्रॉब्लम से दो चार हो रहा था, तो इराक और कुवैत के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होता है और इराक कुवैत के एरिया को, टेरिटरी को एग्रेसिवली अपने अंडर ले लेता है और यूएसए इन डिस्टर्बेंस को के अगेंस्ट एक्शन लेता है और इस एक्शन को वर्ल्ड सपोर्ट करती है। और जब यूएस के इस एक्शन को यूएसएसआर चैलेंज नहीं कर पाता है, तो जॉर्ज बुश इस एक्ट को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द सेंस के इस नए दौर में और पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा में कोई और दूसरी कंट्री यूएसए के माइट को और इसके स्टेटस को चैलेंज करने वाला नहीं था। देन सिर्फ ये मिलिट्रिकली नहीं बल्कि डोमिनेंस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली, जो नए नए स्टेट इमर्ज हो रहे थे वो कंट्रीज़ फॉर्मली फॉलो कर रहे थे, कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, देन कोई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इन आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे थे। जो नई स्टेट्स इमर्ज हुए उन्होंने डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, इन आइडियोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो हम बोल सकते हैं कि यूएसए ने ना सिर्फ हार्ड पावर से बल्कि सॉफ्ट पावर से भी लोगों को और कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस किया था। जो जोसेफ नाई, जो यूएस के एक एकेडमिशियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने पावर को दो हिस्सों में तकसीम किया, दो टाइप्स बताए, जो एक सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर उसे कहते हैं जब कोई कंट्री मिलिट्री और फोर्स को इस्तेमाल करती है सामने वाली कंट्री से अपने गोल को अचीव करने के लिए। इन सॉफ्ट पावर में के कोई कंट्री परसुएशन और यू कैन से कि डिप्लोमेट्स जब एक दूसरे के टॉक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सॉफ्ट पावर कहते हैं, कि सामने वाले कंट्री को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो आपका काम करने के लिए रेडी हो जाए। तो आज के दौर पे आप बोल सकते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसीज, देन कल्चरल टाइप्स, ये सारी चीज़ें एज अ सॉफ्ट पावर कंट्रीज यूज़ करती है। देन जब जो फ्रांसिस फुकुयामा ने इन सिनारियों को देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को गिव अप कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, जो डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी थी। तो जोसेफ नाई ने इस सिनारियो को कहा कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री का दौर है और एंड ऑफ हिस्ट्री का पीरियड है, कि जहाँ पर सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है सारे वर्ल्ड को। देन जब इन सारे नए नए स्टेट इमर्ज हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में वो रिवोल्यूशन पीसफुली हो। तो बहुत सारे स्टेट में लाइक चेकोस्लोवाकिया, चेचनिया, देन हर्गेजोनिया, इन अलग अलग स्टेट्स में आपको रिवोल्यूशंस देखने के लिए मिलता है और वो रिवोल्यूशन ब्लड शेड के साथ होता है। और जब ये रिवोल्यूशन हो रहा था उस वक्त वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने राइट्स को लेकर ज़्यादा अवेयर हो गए, और जब लोगों ने देखा कि अलग अलग कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो यूएन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम इन कंट्रीज़ में जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है हम वहाँ इंटरवेन करेंगे और वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करेंगे, कि और पीस इस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे कि इन फ्यूचर में भी कोई तरीके का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर जनरेट ना हो। तो यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन इन अलग अलग जगहों पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ इंटरवेन करना स्टार्ट करती है। और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वो होती हैं जो उसकी मेंबर कंट्रीज कोलैबोरेट कर कर अपनी अपनी पर्टिकुलर आर्मीज़ को उस डिस्प्यूटेड एरिया में भेजती है। तो यहाँ से हमें समझने के लिए ये मिलता है कि यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई आर्मी नहीं है, बल्कि जो उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ही कोलैबोरेट कर कर अपनी आर्मीज़ को उस डिस्प्यूटेड एरिया में भेजते हैं एज अ पीस कीपिंग फोर्सेस। देन 1993 में यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को लेकर एक हाई कमीशन इस्टेब्लिश की यूनाइटेड नेशन की बॉडी में ही। देन आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर इंडिया ने एज अ पीस कीपिंग का रोल अदा किया है, जैसे कि कंबोडिया में और शुमालिया में। देन वो तो बहुत दूर वाला एग्जांपल हो गया, आप अपने नेबर कंट्री से ही ले सकते हैं, जैसे कि जिस वक्त सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका में ड्यूरिंग राजीव गांधी और 1980s और 1975 वाले दौर में, इस पीरियड में। तो इस वक्त हमारी कंट्री ने भी एज अ अंडर यूनाइटेड नेशन हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में भेजी थी, लेकिन उसके अपने ही कुछ पॉलिटिकल ड्रॉबैक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन जब ये सारी चीज़ें आगे लीड करती है और जो हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स है, तो उसी में हम टेररिज्म को भी देखते हैं। टेररिज्म का जो नेचर और जो स्कोप हमें 1990s के पहले देखने के लिए मिलता था और 1990s के बाद जो टेररिज्म का नेचर चेंज हुआ वो टोटली अपोजिट है। जो 1990s से पहले था उस तरह का टेररिज्म एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर ही सीमित था, उसी पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड था। बट आफ्टर 1990s ये टेररिज्म का नेचर चेंज हो गया, वो वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइज करने लगे। देन वो जो लोग टेररिस्ट अटैक्स होते थे वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन पॉलिटिकल पर्सन, इन लोगों को टारगेट करते थे। बट लेकिन आज अगर हम टेररिज्म के नेचर को देखेंगे और टेररिज्म के स्कोप को देखेंगे तो वो लोग मास लेवल पे लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। तो हमें इस तरीके के 26/11 का अटैक देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद जॉर्ज बुश ने उसके अगेंस्ट वर्ल्ड अगेंस्ट टेरर ये टर्म दिया था वर्ल्ड को। देन उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अफगानिस्तान वॉर देखने के लिए मिलती है। देन आपको उसी के और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि रिसेंटली आप 2008 में इंडिया में जो अटैक हुआ था अलकायदा के थ्रू, वो सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देन इन्हीं सारी चीज़ों ने लीड किया कि मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म की तरफ। मल्टीपोलैरिटी इन द सेंस कि जिस वक्त हमारा वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था, जहाँ पर दो पावर्स प्रिवेल कर रहे थे। देन आफ्टर दैट 1990s में वो दो पावर ब्लॉक्स डिसॉल्व हो गए। देन वहाँ पर एक ही सुपर पावर बचता है जो हमारा यूएसए था। उस वक्त हमारे वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। देन आफ्टर जब रीजनल कोऑपरेशन स्टार्ट हुए, जैसे कि आप बोल सकते हो यूरोपियन यूनियन का इमर्जेंस होना, संघाई कोऑपरेशन बनाना, सार्क, देन एशियान, देन G20, ये सारी अलग अलग रीजनल एक पर्टिकुलर रीजन को कॉन्सेंट्रेट कर कर एक ग्रुपिंग्स बनाना अपने डेवलपमेंट के लिए, इसको रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। तो इस तरीके इस चीज़ ने जो वर्ल्ड यूनिपोलर था उसको मल्टीपोलर बना दिया। तो गाइज, फॉर टुडेज लेक्चर वी आर कंक्लूडिंग हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about regionalism in the post Cold War era and groupings in post Cold War era. Thank you for watching our video. Do follow and subscribe our channel for latest updates.